Hello everyone, I am Mansi Sharma from MGM Medical College Indore. Today we will discuss diphtheria in this video. We will discuss it in 2-3 parts. So, diphtheria is the cause of bacterial pharyngitis. Uh, Diphtheria is a highly infectious childhood disease caused by the bacterium Corynebacterium diphtheri. डिप्थीरिया जो है वो कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है, ठीक है। और इसमें बैक्टीरिया की वजह से डिसीज़ नहीं होती है, उसके जो टॉक्सिन वो प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया, जो उसी के नाम का टॉक्सिन है, डिप्थीरिया टॉक्सिन, उसी की वजह से डिसीज़ होती है, ठीक है। दैट कॉजेज एन एक्सुडेटिव फेरेंजाइटिस एंड मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस, ठीक है। तो दो चीज़ें इसमें, एक्सुडेटिव फेरेंजाइटिस होगा, फेरिंग्स का इन्फेक्शन होगा, और साथ में मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस होगा, मतलब टॉन्सिल्स जो रहते हैं हमारे उसमें इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन के साथ में एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे उसकी मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस टाइप की उसके फीचर्स है उस मेम्ब्रेन के। इफ़ नॉट प्रॉम्प्टली ट्रीटेड इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। जीनस कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी जो है वो उसके क्या क्या फीचर्स हैं, वो एक प्रकार का ग्राम पॉजिटिव नॉन कैप्सुलेटेड नॉन स्पोरिक नॉन मोटाइल बेसिलस है। सिर्फ एक ग्राम पॉजिटिव और बाकी सब कुछ नॉन, ठीक है। नॉन कैप्सुलेटेड है, कैप्सूल भी नहीं है, स्पोर भी फॉर्म नहीं करता है, ना कि मोटाइल है, ठीक है, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव है। इट इज़ इरेगुलरली स्टेन्ड एंड फ्रीक्वेंटली शो क्लब शेप्ड स्वेलिंग, ठीक है। ये इसकी डायग्राम है, ये ए क्लब शेप स्वेलिंग, ये बता रहा है कि कैसा क्लब शेप का बेसिलाई है ये, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्लब शेप बेसिलाई लाइन वाइज चलते हैं ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमारी मिस ना हो, ठीक है। It has several species, the most important pathogenic being Corynebacterium diphtheri. The other species जो हैं उनको हम diphtheroids बोलते हैं, are usually found as commensals of throat and skin in men, can occasionally cause infection. Commensals मतलब जो वहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं, ठीक है। commensal जो कि वहाँ पे ऑलरेडी हमारी थ्रोट और स्किन में प्रेजेंट है, ठीक है। कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी की बात करें तो वो 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उसके, जो कि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बाकी कॉरिनीबैक्टीरियम स्पीशीज़ से, ठीक है। वो फीचर्स क्या हैं? फीचर्स है, पहला है कि चाइनीज़ लेटर या फिर यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होती है, ठीक है। दे अपीयर एज वी और एल शेप्ड इन स्मीयर बिकॉज द बैक्टीरियल सेल डिवाइड एंड डॉटर सेल टेंड टू लाई एट एक्यूट एंगल ऑफ ईच अदर। दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज स्नैपिंग टाइप ऑफ डिवीजन। अब इसमें क्या रहता है, देखो ये हमें दिख रहा है कि ये जो है कैसे हैं, वी शेप के हैं, ये वी या फिर एल शेप के बेसिलाई हैं, ठीक है। तो ये ऐसे क्यों हो गए? क्योंकि डिवीजन के टाइम पे ये जो है डॉटर सेल टेन टू लाई एट एक्यूट एंगल टू ईच अदर। जब बैक्टीरियल सेल्स जो है, बैक्टीरिया है ना, तो बैक्टीरिया में माइटोसिस होगी, मियोसिस होगी, और डिवाइड जब होंगे तो ये एक ऐसे एक्यूट एंगल पे रहेंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो ये वी और एल इस टाइप के शेप में रहेंगे, ठीक है। स्नैपिंग टाइप ऑफ डिवीजन इसको हम बोलते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी में कौन से टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज स्नैपिंग टाइप ऑफ डिवीजन, ठीक है। जो डॉटर सेल्स हैं वो एक एक्यूट एंगल पे रहती हैं ईच अदर के, ठीक है। फिर एक चीज़ होती है इसमें मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स, दे आर प्रेजेंट एट एंड्स ऑफ और पोल्स ऑफ द बेसिलाई। मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स होते हैं बेसिलाई के एंड्स पे, ये हमारा बेसिलाई है तो इसके एंड्स पे ये क्या हो गए, ऐसे करके ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये ग्रैन्यूल्स हैं, ये डायग्राम में भी हमें शो कर रखे हैं, ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है। ये दिख रहे हैं हमें मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स, ये ब्लू कलर के जो हैं एंड्स पे, दिस आर दी मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स, ठीक है। अब मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स क्या है? मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स जो है वो, इनको हम लोग पोलर बॉडीज़ भी बोलते हैं, बेब्स बॉडीज़ भी बोलते हैं, फिर वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। दे आर स्टोरेज ग्रैन्यूल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ पॉली मेटाफॉस्फेट्स। स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि इसके बने हुए हैं। ग्रेन्यूल्स आर स्टेन्ड स्ट्रॉन्गली ग्राम पॉजिटिव कंपेयर टू रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बेसिलाई। द ग्रेन्यूल्स टेक अ ब्लूइश पर्पल मेटाक्रोमेटिक कलर व्हेन स्टेन्ड विद लॉफलर्स मिथिलीन ब्लू। However, they are better stained with special stains such as this अल्बर्ट, नीजर्स एंड पॉन्डर स्टेन। मतलब नॉर्मली हमें इतना याद रखना है कि मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स जो हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, एंड्स या पोल्स पे होते हैं, और ये मिथिलीन ब्लू से स्टेन होते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में हिस्ट्री की बात करते हैं। तो डिप्थीरिया जो है वो एक पुरानी बीमारी है, एंशिएंट डिसीज़ है, हिपोक्रेट्स के टाइम से चली आ रही है। डिप्थीरिया वॉज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय पेयरी ब्रेटोनी in 1826. He used the term diphthery meaning leather like, ठीक है, टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन। तो अब मैंने जो नाम रखा है डिप्थीरी, वो कहाँ से आया है, मतलब उसका ओरिजिनेशन क्या है, ये हम पढ़ रहे हैं। तो हिपोक्रेट्स के ज़माने से चली आ रही बीमारी है,
इसका मतलब होता है लेदर लाइक। तो लेदर लाइक जो है वो क्या है? लेदरी सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन ओवर द टॉन्सिल। जो टॉन्सिल रहते हैं उसके ऊपर एक लेदरी सूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कि इसमें हमें दिख रहा है। ठीक है, ये सूडो मेम्ब्रेन है कवरिंग द टॉन्सिल दिस। ठीक है, ये क्या है? सूडो मेम्ब्रेन कवरिंग द टॉन्सिल, राइट। और एक और चीज़ भी देख लो यहाँ पे, ये बुल्स नेक अपीयरेंस है। हाँ, ये जो बुक रेफ़र कर रही हूँ मैं, इट इज़ अपूर्वा शास्त्री, जो टेक्स्ट बुक है हमारी माइक्रोबायोलॉजी की। ठीक है, ये बुल नेक अपीयरेंस है, बुल नेक अपीयरेंस। ठीक है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये लेदरी सूडो मेम्ब्रेन हो गई। अब देखो क्या हुआ कि ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज क्लैब्स लोफलर बैसिलस। तो जो कॉलोनी बैक्टीरियम डिफ्थीरी है उसी को हम लोग क्लैब्स लोफलर बैसिलस बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि उसको फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था? क्लैब्स ने, और कल्टीवेट किया था लोफलर ने। तो कॉलोनी बैक्टीरियम डिफ्थीरी का दूसरा नाम क्या हो गया? क्लैब्स लोफलर्स बेसिलाई, मतलब कॉलोनी बैक्टीरियम डिफ्थीरी, सिंपल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो इसका डिफ्थीरिया टॉक्सिन है उसके ऊपर कि विरुलेंस फैक्टर क्या है। मतलब जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो एक डिसीज़ कॉज करता है, तो उसका डिसीज़ कॉजिंग फैक्टर क्या है? ठीक है, विरुलेंस फैक्टर इज डिफ्थीरिया टॉक्सिन इज द प्राइमरी विरुलेंस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल डिफ्थीरिया। अब देखो कोई भी टॉक्सिन होता है तो उसमें बेसिक कितना रहता है कि एक ए फ्रेगमेंट रहता है उसका और एक बी रहता। ठीक है, ए इज़ फॉर एक्टिव, बी फॉर बाइंडिंग। ठीक है, ये टॉक्सिन जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें 2 फ्रेगमेंट्स हो गए, ए फॉर एक्टिव, बी फॉर बाइंडिंग। बी समझ में आ गया, बाइंडिंग है, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि बाइंड कर रहा है। तो बाइंड क्या कर रहा है? फ्रेगमेंट बी बाइंड टू द होस्ट सेल रिसेप्टर सच एज एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर एंड हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ फ्रेगमेंट ए। बी वाला जो है वो बाइंड करेगा और फ्रेगमेंट ए की एंट्री कराएगा। ठीक है, फ्रेगमेंट ए गेट इंटरनलाइज्ड इनटू द सेल एंड देन एक्ट बाय द मैकेनिज्म गिवन बिलो। पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ डिफ्थीरिया टॉक्सिन क्या होती है वही डिस्कस कर रहे थे हम लोग। बी ने बाइंड किया फ्रेगमेंट ए को, अंदर पहुंचाया सेल के, ये एक्टिव फ्रेगमेंट है। ये क्या कराएगा? ये एडीपी का राइबोसिलाइजेशन कराता है ऑफ इलोंगेशन फैक्टर 2। अल्टीमेटली हमें इतना याद रखना है कि जो डिफ्थीरिया है वो काम करता है बाय इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द सेल। ठीक है, इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अल्टीमेटली ट्रांसलेशन नहीं होने देगा तो प्रोटीन सिंथेसिस सेल नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। एडीपी राइबोसिलाइजेशन ऑफ एलोंगेशन फैक्टर 2, जिसकी वजह से इसका इनहिबिशन होगा और फिर ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। ओके, एक्सोटॉक्सिन ऑफ सुडोमोनास का भी सेम यही मैकेनिज्म होता है। फिर हम आते हैं काइपे फैक्टर्स रेगुलेटिंग द टॉक्सिन प्रोडक्शन। टॉक्सिन प्रोडक्शन को क्या क्या फैक्टर्स जो है वो रेगुलेट करते हैं? टॉक्सिन प्रोडक्शन किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? तो ये फाज कोडेड रहता है। फाज कोडेड मतलब डिप्थीरिया टॉक्सिन इज कोडेड बाय बैक्टीरियोफाज कॉल्ड एज बीटा कॉलिनीफेज या फिर कैरिंग टॉक्स जीन। कॉलिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी रिमेन्स टॉक्सीजेनिक एज लॉन्ग एज द फाजेस आर प्रेजेंट इनसाइड द बेसिलाई। ठीक है, कॉलिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी तब तक ही टॉक्सिक रहेगा जब तक उसके अंदर ये सारे फाजेस प्रेजेंट है। तो फाज कोडेड रहता है, जो हमारा टॉक्सिन रहता है वो एक बैक्टीरियोफाज कॉल्ड बीटा कॉलिनीफेज से कोडेड रहता है जिसके अंदर टॉक्स जीन है। ठीक है, और फाज कोडेड हो गया। आयरन कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। टॉक्सिन प्रोटेक्शन डिपेंड्स ऑन द ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन 0.1 mg/L। मतलब इतनी आयरन का कंसंट्रेशन चाहिए टॉक्सिन के प्रोडक्शन के लिए। कितना आयरन? मतलब इतना आयरन होना चाहिए अगर हम चाहते हैं टॉक्सिन बने तो 0.1 mg/L। अदर स्पीशीज में DT इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय अल्सरेंस एंड कॉलिनीबैक्टीरियम सूडोट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से फैक्टर्स पे हमारा डिप्थीरिया टॉक्सिन का प्रोडक्शन डिपेंड करता है। एक आयरन का कंसंट्रेशन हो गया ऑप्टिमम 0.1 mg/L और फाज कोडेड होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग टॉक्सॉइड इज यूज्ड फॉर वैक्सीनेशन। अब क्या होता है? टॉक्सॉइड इज यूज्ड फॉर वैक्सीनेशन। जो हम लोग टॉक्सॉइड्स हैं उनको यूज़ करते हैं वैक्सीनेशन के लिए। देखो जो टॉक्सिन होता है ना वो तो एंटीजेनिक होता है। ठीक है, और एंटी टॉक्सिन्स आर प्रोडक्टिव इन नेचर। 2 चीज़ होती है, एक टॉक्सिन होता है और एक टॉक्सॉइड होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा टॉक्सॉइड है जिसको हम लोग वैक्सीनेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो टॉक्सिन है उसका तो नाम ही टॉक्सिन है ना, तो टॉक्सिक है। हाउएवर एज इट इज़ विरुलेंट इट कैन नॉट बी गिवन डायरेक्टली फॉर वैक्सीनेशन। तो टॉक्सिन को तो हम लोग दे नहीं सकते वैक्सीनेशन के लिए क्योंकि वो तो डिसीज़ ही कॉज करा देगा ना। समझ में आ रहा है ना सबको? लेकिन जो टॉक्सॉइड है वो ऐसा नहीं है। टॉक्सॉइड को टॉक्सिन को हम लोग टॉक्सॉइड बनाते हैं कैसे? व्हेन इज यूज्ड फॉर वैक्सीनेशन। टॉक्सॉइड इज अ फॉर्म ऑफ टॉक्सिन व्हेन द विरुलेंस इज लॉस्ट एंड रिटेन इट्स एंटीजेनिसिटी। तो टॉक्सॉइड क्या होता है?
जब टॉक्सिन जो है वो टॉक्सॉइड में तब कन्वर्ट हो जाएगा जब उसके अंदर जो है एंटीजेनिसिटी तो प्रेजेंट रहेगी, लेकिन जो डिसीज़ कॉजिंग पावर है उसकी, जो विरुलेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, विरुलेंस लॉस्ट हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर एंटीजेनिसिटी प्रेजेंट रहेगी। एंटीजेनिसिटी प्रेजेंट रहेगी का मतलब यह है कि जब वो बॉडी में जाएगा, किसी की भी बॉडी में हम लोग डालेंगे वैक्सीन, तो फिर उसके इम्यून सिस्टम को वो एक्टिवेट करेगा और उसके खिलाफ उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया। टॉक्साइड फॉर्मेशन इज प्रमोटेड बाय फॉर्मेलिन, एसिडिक पीएच एंड प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज। जब हम लोग टॉक्सिन को फॉर्मेलिन और ये सब से ऐड करेंगे तो फिर वो टॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्क विलियम 8 स्ट्रेन ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ टॉक्सिन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। ठीक है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं, इस स्ट्रेन को यूज़ करते हैं कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी के। क्या स्ट्रेन का नाम है? पार्क विलियम 8 स्ट्रेन, पार्क विलियम 8 स्ट्रेन, राइट। लॉफलर्स यूनिट की बात करें तो डिप्थीरिया टॉक्सिन इज एक्सप्रेस्ड एज लिमिट्स ऑफ फ्लॉक्यूलेशन यूनिट। 1 LF unit is the amount of toxin which flocculates most rapidly with 1 unit of antitoxin. LF यूनिट जो है, जो टॉक्सिन है उसको हम लोग LF यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज लिमिट्स ऑफ फ्लॉक्यूलेशन यूनिट। और एक LF यूनिट कितनी होती है? मतलब इतना अमाउंट ऑफ टॉक्सिन जो कि फ्लॉक्यूलेट कर देगा मोस्ट रैपिडली विथ 1 यूनिट ऑफ एंटीटॉक्सिन से फ्लॉक्यूलेट हो जाएगा, दैट इज LF यूनिट, लिमिट्स ऑफ फ्लॉक्यूलेशन। तो इसको अपन लोग पार्ट 1 अभी ये डिप्थीरिया का, विल कंटिन्यू दिस इन पार्ट 2 ऑफ डिप्थीरिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।